दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मौर्य आप सभी का ए टू जेड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर इस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। ये लेक्चर आप सभी को डिफरेंट रिक्रूटमेंट और इंट्रेंस एग्जाम्स जैसे आईएएस, स्टेट पीसीएस, पीसीएसजे, एपीओ, हायर जुडिशरी सर्विस, एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और वे सभी एग्जाम्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन व पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मूल अधिकारों के जो विकास का क्रम रहा है, उनके डेवलपमेंट की जो स्टेज रही है वो क्या रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं। तो अधिकार मुख्यतः समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सोसाइटी इन्हें रिकॉग्नाइज करती है, राज्य इन्हें स्वीकृत करते हैं, जो स्टेट है उसके द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं, और अगर इनकी अवहेलना की जाए चाहे समाज द्वारा या फिर राज्य द्वारा तो कोई भी नागरिक न्यायालय में अपील कर सकता है और वहां से इसके संबंध में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। अब आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी धर्म से संबंधित है और वो अपने धर्म की आस्था के लिए पूजा पाठ या जो भी धार्मिक संस्करण है उसको करना चाहता है, तो वो समाज भी उसको इस काम के लिए नहीं रोक सकता। और राज्य, अब जैसे हम जानते हैं कि राज्य की 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो कार्यपालिका है या फिर जो विधायिका है, अगर वो कुछ ऐसा कानून बनाती है या आदेश देती है जिससे किसी व्यक्ति के इस अधिकार का हनन होता है, तो वो व्यक्ति सरकार के तीसरे अंग अर्थात न्यायपालिका के तहत जाकर के संरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जो अधिकार हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत हुए, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हुए, और अगर इनमें कोई अवहेलना की जाए या हस्तक्षेप किया जाए तो व्यक्ति न्यायालय के माध्यम से इसका संरक्षण प्राप्त कर सकता है। आइए समझते हैं कि जो अधिकार की संकल्पना है, जो राइट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा अधिकार है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट। और ये राइट हमें इस कारण से मिला हुआ है कि क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के कारण ही व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार मिले होते हैं, और ये व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि जीवन का अधिकार, जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं उससे संबंधित या जीवन की जो विकास के लिए जो मूलभूत तत्व आवश्यक हैं वो हमें मनुष्य होने के कारण ही प्राप्त होते हैं, और इसलिए इस प्रकार के प्राप्त होने वाले अधिकार को प्राकृतिक अधिकार। जैसे कि सपोज करिए जल है, तो जल एक जीवन के लिए बहुत ही मूलभूत और उपयोगी वस्तु है, तो हमें जल के उपयोग से नहीं रोका जा सकता। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो कि हमें मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक अधिकारों या नेचुरल राइट्स की श्रेणी में रखते हैं। सेकेंड हमारा अधिकार है मानवाधिकार, जिसको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। अक्सर हम समाचार पत्रों में इसके बारे में सुनते रहते हैं। ये व्यवहारिक संस्करण है प्राकृतिक अधिकारों का, अर्थात हमें मनुष्य होने के कारण ही जो अधिकार मिलते हैं, मानव होने के कारण जो अधिकार मिलते हैं, ह्यूमन होने के कारण जो हमें राइट्स मिलते हैं, उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। और ये अधिकार किसी देश के नागरिक होने के कारण हमसे संबंधित होते हैं, मतलब इनके साथ राष्ट्रीयता जुड़ी होती है। जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, तो अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये कहा जाएगा कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। या जिस किसी भी देश के हम नागरिक हैं और वहाँ पर अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जिससे हमारे जो मूलभूत अधिकार है या जो जीवन के लिए जरूरी विकास के लिए जो जरूरी आवश्यक तत्व हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो इसका माना जाएगा। जो हमारे अगले अधिकार का चरित्र है वो है नागरिक अधिकार, सिटीजन राइट। और जो ये नागरिक अधिकार होते हैं वो हमें देश के कानून द्वारा प्राप्त होते हैं, देश के संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें बहुत सारी सिटीजन की राइट्स मिले हुए हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में जहाँ पर चाहे वहाँ पर डेमोक्रेसी है, कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप हैं, और कुछ जहाँ पर दूसरी टाइप की गवर्नेंस है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है या दूसरी टाइप की शासन प्रणाली है, तो वहाँ पर भी नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन सामान्यतः जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पर तो ये अधिकार
प्राप्त होते ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पर संविधान है और एक तरीके से लिखित संविधान है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर अलिखित संविधान है, लेकिन वहाँ पर भी नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें हम सिटीजन्स राइट कहते हैं। अगला जो अधिकारों का टाइप है वो है विधिक अधिकार, लीगल राइट। तो ये वो अधिकार होते हैं जो देश की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वो कानूनों का निर्माण करती है और उसके द्वारा लोगों को वो लीगल राइट प्रदान किया जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे संपत्ति का अधिकार भारत में अनुच्छेद 300A के तहत एक लीगल राइट है। अब जो अगला अधिकारों का टाइप है वो है संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये उस देश के संविधान में लिखे होते हैं। और जैसे कि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में हर एक नागरिक को जो कि 18 साल से उम्र पूरी कर चुका है उसको वोट डालने का अधिकार है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है। और इस प्रकार से जो राइट टू वोट है, वोट डालने का अधिकार है, सरकार को चुनने का अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। अब हमने जो ये 5 प्रकार के अधिकार पढ़े, प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, विधिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार, इन्हीं अधिकारों के क्रम में सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है मूल अधिकार। और इन सारे अधिकारों ने कहीं न कहीं व्यक्ति के मूल अधिकारों का जो आधार है, जो बेस से तैयार किया और उससे ये निष्कर्ष निकला कि जो मूल अधिकार हैं वो इतने मूल हैं कि अगर ये किसी व्यक्ति के पास ना हो तो उस व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास है, मानव होने का जो विकास है, वो अधूरा होगा या यूं कहें कि नहीं हो सकेगा। तो जो ये मूल अधिकार होते हैं एक संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए इतने जरूरी होते हैं इसीलिए इनको मूल कहा गया है, अर्थात ये बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक है। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें या दुनिया के किसी दूसरे देशों के संदर्भ में भी देखें तो जो वहाँ की न्यायपालिका है उसके तहत व्यक्ति अपने इनका संरक्षण प्राप्त कर सकता है। अगर वहाँ की विधायिका या कार्यपालिका ऐसा कोई आर्बिट्रेरी स्वेच्छाचारिता रूप से कोई कानून बनाती है जो कि किसी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका अगर वायोलेशन करती है तो वहाँ के नागरिक उस देश की न्यायपालिका, वहाँ न्यायपालिका का जो भी एक क्रम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट हैं वहाँ पर जा करके और अपील कर सकता है और संरक्षण प्राप्त कर सकता है। अब हम इसी क्रम में देखेंगे कि भारत में जो मूल अधिकार है उसका क्रमिक विकास क्या रहा है। सबसे पहले भारत में एक लंबे समय तक ब्रिटिश शासन रहा है और उस ब्रिटिश शासन में एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष में जो एक धारणा बनी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की, उसकी प्रेरणा से हमारे मूल अधिकारों का जन्म हुआ। जैसे कि ब्रिटिश शासन काल में जो पब्लिक ऑफिस होते थे वहाँ पर भारतीयों को जॉब करने के लिए अधिकार नहीं होते थे। जैसे कि सेना में बहुत ही लोअर रैंक के ऑफिसर के लिए ही भारतीयों को रखा जाता था। जो उच्च पद होते थे वो सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित होते थे। इसी तरह से कुछ स्थानों पर भारतीयों को जाना प्रतिबंधित होता था। अपने धर्म और उपासना को करने के लिए भी बहुत सारे प्रतिबंध होते थे। तो इस प्रकार से जो ये ब्रिटिश शासन द्वारा हम पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, उन प्रतिबंधों के आधार पर एक लंबे शासन कालखंड में जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अनुभव किया कि ये वो अधिकार हैं जिनको व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। और वही फिर जब हमारा संविधान बना तो इन अनुभवों ने हमें मूल अधिकार का संविधान में लिखने के लिए और उनका आधार तैयार करने के लिए हमें प्रेरित किया। सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसका जो एक संस्थागत स्वरूप रहा वो किस प्रकार से विकसित हुआ। तो सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसमें कि संसदीय लोकतंत्र अर्थात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कही गई, क्योंकि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना था। और चूंकि उस समय जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय शुरुआती दौर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं थी। वो उनके अधिकारी और जो भी उनके गवर्नर जनरल होते थे उनके आदेश के द्वारा ही अधिकारों को मानना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों में किसी भी कानून के लिए विचार विमर्श जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसलिए कि जो भी कानून बने उसमें लोगों के विचार लिए जाएं, और इसलिए संसदीय लोकतंत्र अर्थात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात 1928 में मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में की गई। और उसमें यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों की संरक्षण का भी आह्वान किया गया। जैसे किसी भी देश में किसी एक धर्म या पंथ को मानने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है पॉपुलेशन, और किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या
कम हो सकती है। तो जिनकी जनसंख्या कम है उसको हम मूल रूप से माइनॉरिटी या हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी भी संरक्षण की बात कही गई। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या जिस धर्म को मानने वालों की ज़्यादा है उन्हीं के रीति रिवाजों को जिनकी जनसंख्या कम है वो मानने लगेंगे। कम जनसंख्या वाले लोग भी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनी रीति रिवाजों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और इस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थीं, जैसे कि छुआछूत और भी तमाम तरह की ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव कि वो उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है। तो इस तरह संविधान निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक रूप से, उस समय बहुत आर्थिक पिछड़ापन भी था। जो कोई जमींदार है उसके पास सैकड़ों हजारों बीघा जमीन है और ऐसा भी व्यक्ति था जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। तो एक आर्थिक भेदभाव भी था। राजनीतिक ऐसा भी था कि जो समाज का उच्च तबका था उसको बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए थे और जो लोअर सेक्शंस था जाति आधार पर उसको उन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था। और इन सब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसमें इनका प्रोविजन किया। अब इसका थोड़ा सा और भी हम जो एक फॉर्मल स्वरूप है, जो इसका औपचारिक स्वरूप है, उसको देखते हैं। हमारी संविधान सभा ने भारत में जब मौलिक अधिकारों का उल्लेख करने की बात आई तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित थी, क्योंकि इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो अपने अधिकार कहीं न कहीं वो ब्रिटेन के जो 1215 का जो मैग्ना कार्टा था, जिसमें वहाँ के राजा ने वहाँ की जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए थे, और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, वहाँ की क्रांति के बाद भी वहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जो ये बेसिक जो गुण हैं, ये अधिकारों की जो विकास हुआ। तो कुल मिलाकर जो संविधान सभा थी उसने संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से और फ्रांस की क्रांति से निकले इस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे तत्वों को लिया। आइए इसी क्रम में हम ये समझते हैं कि जो मूल अधिकार होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो मुख्यतः जो मूल अधिकार हैं हमारे भारत देश में, उसमें दो वर्ग हैं। एक तो जो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो इसमें अनुच्छेद 15 में, 16 में, 19 में, 29 में और 30 में जो अधिकार उल्लिखित किए गए हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जबकि जो शेष अधिकार हैं वो शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को छोड़ करके जो भी मित्र राष्ट्र हैं भारत के, उन सभी को प्राप्त हैं। जो दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये असीमित नहीं है, इन पर युक्त युक्त प्रतिबंध है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोई संक्रामक बीमारी है, तो उस पर इस बात का प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि वो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में रहे, दूसरे क्षेत्र में ना जाए, जिससे कि वो संक्रामक बीमारी दूसरे क्षेत्र में उसका फैलाव विस्तार ना हो। या कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को एक क्षेत्र में रहने के लिए कहा जा सकता है और उसके जो स्वतंत्र विचरण का अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से हम समझते हैं जैसे कि जो सैन्य बल हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जैसे कि आईबी, सीबीआई, रा, तो ये चूँकि बहुत ही देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर्स इनसे जुड़े हुए हैं, तो जो पार्लियामेंट है उसको ये राइट्स दिया गया है कि वो कुछ ऐसे लॉ बनाए जिससे कि जो इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कर्टेल कर सके, उनको कम कर सके। क्योंकि अगर ये स्वतंत्र रूप से अपने विचारों के व्यक्त करने लगेंगे तो देश की सिक्योरिटी को काफ़ी थ्रेट हो सकता है। इसलिए पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है कि लॉ बनाकर इनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सके, कम कर सके। जो अगला इसका नेचर होता है वो स्थायी नहीं होते, ये परमानेंट नहीं होते हैं। संसद जो देश की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इनमें कमी कर सकती है, कर्टेल कर सकती है, किंतु ये संशोधन मूल अधिकारों को प्रभावित किए बिना होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी मूल अधिकार हैं उनको सीमित कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उनको हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारे संविधान में कुछ विषय क्षेत्र जैसे कि आर्टिकल 31A, 31B, 31C, 33, 34 और 35 द्वारा इनको सीमित किया गया है, लिमिटेड किया गया है। इन पर कुछ युक्त कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 20 और 21 के अतिरिक्त
ये सभी अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रताओं जो भी हमें मिली हुई है आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की फ्रीडम्स, उनको भी निलंबित किया जा सकता है। जबकि अगर आपातकाल हो और युद्ध हो या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, जैसे कि 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर देश में हो जाए तो इस प्रकार से जो भी ये 6 स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं आर्टिकल 19 के तहत, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि कुछ अधिकार हमारे पब्लिक राइट्स होते हैं, जैसे सरकार का चुनाव। उसमें कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति सरकार का चुनाव नहीं करता है, बल्कि उस देश के सभी नागरिक जो कि एक निश्चित आयु वर्ग के हैं। भारत के संदर्भ में वर्तमान आयु वोट डालने की 18 साल है, तो 18 साल तक या उससे ज़्यादा के जो नागरिक है वो वोट डालते हैं और सरकार का चुनाव करते हैं। तो एक सामूहिक राइट है, एक पब्लिक राइट है। संघ बनाने का अधिकार, जैसे कि बहुत सारे लोग मिलकर के कोई ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये भी एक संघ बनाने का अधिकार हुआ, या कोई एनजीओ है, या कोई ट्रस्ट है, या कोई धार्मिक संस्था या कोई संगठन है, तो ये पब्लिक राइट है। तब कुछ प्राइवेट राइट्स भी होते हैं, जैसे प्राइवेसी, कि आप अकेले में रहना चाहते हैं या ऐसा एक एकांत स्थान चाहते हैं जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपकी जो प्राइवेसी है उसको आप रिजर्व कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है धार्मिक, रिलीजियस जो मैटर्स हैं, विश्वास, और जैसे आप किसी विशेष धर्म को मानने वाले हैं तो उस धर्म से रिलेटेड जो भी कर्म कांड हैं या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल राइट है। इसके लिए कभी आपको पब्लिकली जरूरत नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति जो आपके विचार हैं और उसको आप अभिव्यक्त करने के लिए जो उसके विभिन्न माध्यम है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि इन पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि देश की सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए करे गए हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से कुछ का स्वरूप नेगेटिव है, अर्थात कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, 18 क्लॉज डी, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 क्लॉज 1, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 क्लॉज 1, और इसी प्रकार से जो कुछ ऐसे भी राइट्स मिले हुए हैं जिनका स्वरूप पॉजिटिव है, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 21A, 29, 30 और 32। तो इस प्रकार से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इनके ये सारी फीचर्स रहीं, ये सारे उनकी विशेषताएं रहीं। और आइए समझते हैं कि हमारे भारत देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। तो मूल रूप से जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में इसमें 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार रखे गए। संपत्ति के अधिकार को इस सूची से हटा दिया गया। वो है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका डिस्क्रिप्शन है। और जो सेकेंड राइट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमारे संविधान में वर्णन है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। और जो अगला है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। फिर है अगला फिफ्थ, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। फिर जो अगला है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में कहा गया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के बारे में हमें अपने सुझाव कमेंट्स करके व ईमेल लिख करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेक्चर्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और डिफरेंट कोर्सेज और स्टडी मटेरियल की और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7755076550 से जुड़ें व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक व ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।